थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यूड। हाँ कितना हुआ था हमारा लास्ट क्लास, नोट्स बताओ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुआ था, ओके ओके। हमने ग्राफ बनाए थे क्या एडियाबैटिक प्रोसेस के, इक्वल एक्सपेंशन इक्वल कंप्रेशन, ओके ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमने फिर आगे नहीं बढ़ के बोले थे 2 डीपीपी सॉल्व कर लिए थे, याद आ रहा है कुछ? ओके ठीक है। और ठीक है, आज इस चैप्टर को क्लोज करना है अपने को। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर ले। पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लो, फिर मैं कुछ डिटेल कर डिक्टेट करता हूँ आपको। कॉपी कर लिए? ओके खाली मैं डिस्कस करूंगा, आप बाकी का आइडिया बताना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा कर्व है भाई, टीवी कर्व है। पहले 1 to 2 जाओ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? 1 to 2 टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट। मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक, पक्का बराबर? ओके 2 to 3 में क्या ऑब्जर्व हो रहा है? वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब नॉट नेसेसरीली वो कि जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाए। स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है बट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, वो एक ये चीज है। अच्छा 3 to 1 में क्या ऑब्जर्व हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक। और टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके दिस इज फाइन। ओके सो व्हाट कैन वी डू फ्रॉम दिस? एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पे अटैक करते हैं 1 to 2। 1 to 2 में क्या क्या पता है? बेटा मेरे हिसाब से आपको T1 पता है ना? T2 भी पता है, क्लियर? ओके क्या हम लोग इसका वर्क डन निकाल सकते हैं? वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है PdV, या तो एक और फॉर्मूला है, क्या है बेटा फॉर्मूला? NRDT। बोलो ये समझेगा? करेक्ट। कितना होना चाहिए NRDT उसका? N कितना है? 2। R को हम लोग 8.314 ले सकते हैं। डिफरेंस मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल।
हम लोग T1 से T2 जा रहे हैं ना, तो डिफरेंस विल बी T2 माइनस T1। ओरली बता दो कितना हो जाएगा। तो ये हमको आ गया वर्क डन 1 to 2। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन 3 to 1 क्या होगा? 0, क्योंकि वो कौन सा प्रोसेस है? वर्क डन 2 to 3 आपको निकालना ही है, तो उसको क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। बेटा साइक्लिक प्रोसेस है क्या? तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 रहता है? du, है ना। फर्स्ट लॉ के हिसाब से dq शुड बी इक्वल टू du प्लस du 0 हो गया। dw क्या, ऐसा ब्रेकअप करो, 1 to 2 वाला, फिर वर्क डन 2 to 3 वाला, फिर वर्क डन 3 to 2। बोलो इतना समझ में आ गया? और dq शायद क्वेश्चन में दिया है, कितना है? आई थिंक इसके आगे आपसे हो जाएगा सॉल्व। बोलो, वर्क डन 1 to 2 आपने निकाल लिया, जो भी आएगा आपको 600 इंटू 8.314 बराबर है ना। वर्क डन 1 to 2, 2 to 3 को तो आपने कितना बोला था बेटा? वही निकालना है। और 3 to 2 को क्या बोल दिया था आपने? 0। आई थिंक हो जाएगा सॉल्व। आगे बढ़ सकता हूं, फिर करेंगे, हाथ छापेंगे, चलेगा। पीछे लेता हूं। नया क्वेश्चन लेते हैं। मॉड्यूल दो ना, मॉड्यूल अपना वैसे मॉड्यूल इस पे है, बट फिर भी मॉड्यूल से अगर ले लेंगे तो बेटर है ना, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे में करना पड़ता है। बेशर्मो तुम लोग मॉड्यूल नहीं लाते, क्या करने का तुम लोग का? वो देखो पता होना चाहिए ना, इंडेक्स में देख लिखा रहेगा। बेटा एक ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, मल्टीपल टाइप का, बट ऐसा कोई भारी चीज नहीं है। पेज नंबर 117, जिनके पास है प्लीज खोल लो। 2022 एडवांस का है, क्वेश्चन नंबर 18। चलो पेज नंबर 177 क्वेश्चन नंबर 18 है। 177 का क्वेश्चन 18 तुम लोग क्यों नहीं लाते रे? बेशरम क्या है? स्टार्ट करें। एक बेंच पे एक है तो अगर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल करेक्ट रहेंगे तो फिर अपने को वो ऑप्शन बार बार डिक्टेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा इन द गिवन पीरियड डायग्राम मोनो एटॉमिक गैस। बेटा एक अच्छी बात बोल दी कि कौन सी गैस है वो, तो उसका गैमा भी दे दिया अपने को 5/3। इस फर्स्ट कंप्रेस एडियाबैटिकली आपको दिख रहा है A to B कंप्रेशन हो रहा है एडियाबैटिक फ्रॉम A to B, देन इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली। ओके, इधर लिखना जरूरी है कि भाई ये प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, पर ये प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। ठीक है, देन इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट B to C एंड फिर C to A वो रिटर्न आ रहे हैं। ओके, बोला नहीं है बट वो होना ही चाहिए। ठीक है, और अपने को क्या बोला है पहले देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि पता तो चले कि क्या फाइंड करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ABC इज 144 जूल। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस BC इज 84 जूल। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, तो मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है ये। अच्छा, C to A का वर्क डन बता दो सबसे पहले। 0, तो मेरे हिसाब से तो फोर्थ ऑप्शन आपका डन हो गया। अब जरा काम करते हैं बाकी चीज पे, और मैं आपको बता दूं तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा लगभग। जरा देखो क्या है। अगर वो BC बोल रहे हैं बेटा आइसोथर्मल है, तो कह रहे हैं इसे B का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम, बराबर है। ओके, ये है PV कर्व। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को एडियाबैटिक पे काम कर लेना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस AB को उठाते हैं, इसका वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गैमा -1। अरे गलती से याद आता है भाई। अब जरा देखते हैं,
हम A टू B जा रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छे से रीअरेंज करता हूं। तो मतलब P1 मतलब इनिशियल ना, तो PA VA माइनस PB VB अपॉन गैमा माइनस 1। पहले देखते क्या क्या पता है। PA पता है, हाँ 100 किलो पास्कल है, किलो पास्कल। PA पता है, ओके चलो ठीक है। VA पता है, हाँ ठीक है। व्हाट अबाउट दिस PB? PB नहीं पता है। PB पता है, VB पता है क्या अपने को? नहीं पता है। अच्छा क्या करें अभी, ये तो अटक गए, इसमें से एक डेटा नहीं पता है। तो क्या हम ये लगा सकते हैं, जरा मुझे बताना, P V रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। तो जरा बताना PA VA PB VB लग सकता है। अब जरा इसको स्टडी करो। A का प्रेशर पता है, हाँ। A की वॉल्यूम पता है, हाँ 0.80। B का प्रेशर पता है, हाँ। तो क्या B की वॉल्यूम आ जाएगी? तो कहने से पहला स्टेप हम ये कर लेते हैं कि हम B की वॉल्यूम कैसे भी करके निकाल लेते हैं। बोलो कैसे निकाले? पुट द वैल्यूज, जस्ट फटाफट बोलो। हाँ B का हमको क्या चाहिए बेटा? ये P है, सॉरी। तो A का प्रेशर कितना ले लें बेटा हम लोग? 100। A की वॉल्यूम कितनी ले लें हम लोग? 0.8, बट रेज टू गैमा है, तो रेज टू 5/3 अपॉन VB चाहिए था, यहाँ पे भी रेज टू 5/3 आने वाला है। ओके, या पूरा ऐसा करूँ क्या? अच्छा ऐसा ही रहेगा ना कि हम यूँ कर लें कि VB अपॉन VA इज इक्वल टू PA अपॉन PB रेज टू 5/3। बोलो ये समझेगा? 5/3 की जगह पे उल्टा हो जाएगा 3/5। अरे आपको समझा क्या? वो उधर चला गया। PA कितना है? PA है हमारा 100 और वो है, ओरली कर लेते हैं 1/3 डायरेक्ट लिखो चलेगा। अच्छा कोई हिंट वगैरह भी दी है ऐसा लग रहा है, देखो देखो हिंट दी है, देखो क्वेश्चन देखो 1/3 रेज टू 0.6 इज हाउ मच? 0.5। तो इसको अप्रोक्सीमेटली एग्जामिनर ने बोला 0.5 लेने को, और VA को उधर ढकेल दो जो कि आपके लिए कितना था? 0.8। तो 0.8 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बेटा? 0.4। अरे बोलो समझा? तो इसका मतलब हमने ये चीज निकाल ली, यहाँ की वॉल्यूम कैसे ना कैसे करके हमको आ गई 0.4। ठीक, ये हो गया। अब बताओ ये फॉर्मूला सॉल्व हो सकता है अपने लिए? पक्का? पुट कर दो। चुप ही नहीं हो रहे भाई आप लोग, ध्यान दो इधर। हाँ चलो जल्दी जल्दी बताओ। A का प्रेशर बता दो फटाफट बेटा। 100 किलो पास्कल है, बाहर 10⁻³ कॉमन लेना रहेगा। अच्छा ये वॉल्यूम किसमें दी है अपने को? मीटर क्यूब। V की A की वॉल्यूम कितनी है? 0.8 माइनस B का प्रेशर कितना है? 300। V की वॉल्यूम कितनी है जल्दी बोलो, अभी निकाला 0.4 और 10⁻³ कॉमन ले लिया, उसका रीजन बताओ। किलो पास्कल था। और गैमा -1 5/3 -1 1 में कर लो, बोलो कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2 इधर आ गया, 2/3। अब इसको देखो कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, उतना कर लेते हैं। बताओ कितना होगा ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा कितना? 75। नहीं कितना हो रहा है भाई ये? 120। हाँ 80। ये अपना 80 हो रहा है और वो हो रहा है अपना 80 माइनस 120, ये बराबर है 10⁻³ इधर और 3 ऊपर चढ़ा दिया, 2 इधर रखा। कितना आ रहा है बेटा अपना आंसर? हो रहा है -40 इंटू -60, करेक्ट। अब इधर देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, उन्होंने पहली लाइन में क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड। देखा? अरे देखो ना, कहीं पे भी उसने प्लस और माइनस का लफड़ा नहीं पाला है, क्या लिखा है? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। तो हमको मैग्नीट्यूड कितना आया? 60 और 10⁻³ को फिर से की लिख दो। बोलो ये समझा? तो अपना कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? A to B का वर्क डन हमने निकाला, C ऑप्शन सही जा रहा है, D तो पहले से ही सही था। अब और किधर मेहनत करनी है अपने को? अब और कौन सा ऑप्शन है? एक है BC। चलो अभी BC पे आओ। थक तो नहीं गए ना? देखो स्लो कर रहे हैं ताकि आंसर पे चले जाए। बोलो BC कौन सा प्रोसेस है? वो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा NRT
लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। फाइनल क्या है बेटा वी सी और इनिशियल क्या है वी बी, करेक्ट। और ये आपका वर्क डन वी सी आएगा। अब जरा इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। क्या आपको वी सी पता है 0.8 दिख रहा है? क्या आपको वी बी पता है 0.4? क्या आपको टेम्परेचर पता है बी का या सी का? नहीं, बट मिल सकता है ना। कैसे मिल सकता है जरा देखो। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, यहां पे लिख रहा हूं, बताना आपको समझेगा तो, पीवी शुड बी इक्वल टू एनआरटी। ए ए ए बोलो, समझा? बताओ ए का प्रेशर कितना था 100, ए की वॉल्यूम कितनी थी 0.8, नंबर ऑफ मोल्स कितना लेने बोला था 2, आर की वैल्यू नहीं पता, बराबर, और टी है। अच्छा, क्या ऐसा बोल सकता हूं एनआर टी ए को ही डायरेक्टली पी ए वी ए डाल दूं? क्यों मैं अलग से टी ए निकालूं? समझा मेरी बात? तो हम यहां से डायरेक्टली बोल देते हैं कि डायरेक्ट इस चीज को पुट कर देते हैं। क्यों इतना टेंशन लेने का? एन आर टी बी, सॉरी हम क्या कर रहे थे, ए के लिए कर रहे थे ना, नो, ए के लिए करने की जगह पे हम करते हैं बी के लिए, पी बी वी बी एन आर टी बी। अब होगा काम। चलो बोलो, एन आर टी बी की जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पी बी वी बी एल एन वी सी बाई वी बी। अब बताओ पी बी कितना है, प्रेशर एट बी पता है अपने को ना 300, वॉल्यूम एट बी 0.4, एल एन वी सी बाई वी बी, वी सी कितनी नजर आ रही है 0.8, 0.8 अपन 0.4 2। अच्छा, log 2 का वैल्यू उन्होंने लेने बोला है, कितना लेने बोला है 0.7। जरा पुट कर दो बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। 120 इंटू 0.7, याद है किलो भी लेना रहेगा। कितना हो रहा है भाई अपने पास 84। तो ये बी ऑप्शन भी सही जा रहा है बेटा। तो कितने सही गए अपने अब तक? 3। बचा ही क्या रह गया यार? अब क्या निकालने बोला है बेटा? 60 हो गया, ये हो गया, टोटल वर्क डन निकालने बोला है। लेकिन अब जरा देख लो, तुमने बोला था सीए का वर्क डन कितना है? तुमने बोला था सीए का वर्क डन कितना है 0। हमने इसका वर्क डन निकाला, माइनस में आया था, ये याद रखना 60, बराबर, क्योंकि कंप्रेशन था तो माइनस ही रहेगा, और ये एक्सपेंशन था, ये प्लस में हमको कितना आया 84। तो अभी टोटल कितना अगर ऐड कर दूं तो कितना होगा बेटा टोटल वर्क डन? साइन को फॉलो करते हुए ऐड करूंगा तो आंसर होना चाहिए 24, और वो कितना बोल रहा है 144, तो वो तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो क्या ऑप्शन सही जा रहा है अपना? बी सी डी। ठीक है, क्लियर, सिंपल। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी था इसलिए हमने लिया। आगे बढ़ सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन प्रोसेस बीसी इज 84। बोलो, तो मैच तो हो रहा है हमारा। अगर आप चलो करो, ये भी कर लेते, मान लो एक बार ट्राई कर लेते हैं। पी बी वी बी इक्वल टू एन आर टी बी। पी कितना था 0. पी बी कितना था 300, वी बी था 0.4, एन 2 था, आर एज इट इज रहने दो। तो टी बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 60, आर टी बी की वैल्यू 60 हो रही है, तो वही तो हो रहा है। देखते हैं भाई, मुझे तो ये सही जा रहा है। आप लोग ऊपर वाला कॉपी करो जरा। जूम आउट करो या ठीक है? ठीक है, मैनेज हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, बी सी डी आर द करेक्ट आंसर्स।
हाँ इसलिए तो गूगल करना पड़ा ना, मॉडल हमेशा धोखा ही दे रहा है. Change the answers. All the three options which we have find are correct. B, C, D all are correct. पीटीएम कब है आप लोग का? आज ही है? हो गया पीटीएम? आधे लोग का हो गया. हो मार्क्स आ गए. कितने आए तुम लोग के मार्क्स? हाँ मार्क्स ही नहीं आए. कितना है शिवम? पेपर हुआ मंडे को पीटीएम. तो पेपर में पीटीएम में पेपर तो दिए रहेंगे ना. जिनका हो गया उनको पेपर दिखा दिया होगा ऐसा है. ओके कितना है बंसोड़े? वाओ इतना खराब. कितना नेगेटिव पॉजिटिव? कितना पॉजिटिव? सिंगल डिजिट ना. कितना है? 12 13 15 ऐसे ही आया. अली कितना है बेटा? 95 91. तेरे कितना है भाई? लकड़ा वाला तेरे कितना है? कितना है उसको? कितना है रे बेशरम? रहने ही देते. कब से रहने ही दे रहे हम लोग. क्या ही कर रहे हैं? अच्छा 4 और 5 और हाइस्ट कितना गया? 100 के ऊपर किसको आया है? ओके कितना है बेटा? 115 111 148 102 165. पेपर मैंने ही बनाया था. तो मतलब क्या डायरेक्ट मैं रिपीट करूं मैं पागल की तरह? अगर पेपर डिफिकल्ट होता तो 100 भी क्रॉस करना मुश्किल होता. पेपर वो स्टैंडर्ड. तो बैठो. मैथ्स में अच्छा है. कितना है मैथ्स में? सोमिल तेरे मैथ्स में कितना है? ओके. और केमिस्ट्री को सबसे लोवेस्ट फिजिक्स ही है. फिजिक्स को कितना? 3 है. देख रहा हूँ क्योंकि मैंने राट और वो सब मैं देख के गया था ना. हाँ मुझे वो सब सिमिलर लगा. सॉल्व ही करने पेपर के नीचे वॉशरूम नहीं आता. वॉशरूम में क्या सर को आपसे क्या सिखाया? चिन्मय आपको कितना है बेटा? पता नहीं है. चिन्मय इज ऑलरेडी लॉस्ट. ख्याल नहीं, वो अंदर से ही मर चुका है. हर चीज में देखो वही रीजन ढूंढना है. जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी गधा समझता है. बात तो सही. तो जिसके दिमाग में खुद वही चीज चल रही है वो दूसरों में वही थोपेगा ना. समझा? ये सब चीजें. अब तो यही क्यों तू चिन्मय पे आरोप लगा रहा है किसके ख्याल में? इसका मतलब तेरे साथ भी वही हो रहा है ना. हेलो गुड मॉर्निंग. बोलिए ना सर. हाँ 60 lakhs. हाँ ठीक है. कितना करवा पा रहे हैं सर आप वो सैंक्शन लेटर ही बता पाएगा ना. सर 40 तक हो गया तो अच्छा है. देखो सर 40 तक हो गया तो हाँ, तो 40 तक अगर हो गया तो अच्छा है. लेने टाइम पे अपन 35 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, जैसा भी अपना कैश रेडी हो पाएगा.
चलेगा ना सर, वो अच्छा है ना अपने लिए, उसमें अपना अपना प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा ना। 40-45 भी हो गया तो भी बहुत है सर, चलेगा। ओके, OTP सर मैंने अभी लेक्चर में हूँ तो मैं आपको ना OTP मैसेज करूँगा सर, ठीक है, चलेगा। ओके ओके ठीक है। स्टार्ट करें। बेटा वी आर स्टार्टिंग विथ हीट इंजन। चलो, क्या होता है इंजन बेटा? इंजन तो सबको पता ही होगा, बराबर है। बाइक में होता है, कार में होता है, ट्रैक्टर्स में होता है, बहुत सारी जगह पे इंजन लगता है। इंजन बेसिकली आपको बेटा कुछ फ्यूल देना पड़ेगा और उसके बाद वो आपको कुछ काम करके देगा। मैकेनिकल वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, बराबर, सिंपल। तो इंजन का डेफिनेशन ये देखिए, अभी बातें कम हो जाना चाहिए। क्या लिखा है भाई? अ डिवाइस विच डज वर्क एट द एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, क्या देना पड़ेगा आपको बेटा? हीट। सो इफ यू प्रोवाइड हीट, वो आपको क्या करके देगा बेटा? वर्क करके देगा, करेक्ट है, सिंपल सर। अब मल्टीपल टाइप्स की आ सकती है बेटा, एक आ सकती है इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी बोलते हैं इसको हम लोग, आईसी इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब कंबशन बाहर हो रहा है। बेटा आपने स्टीम इंजन सुना है? स्टीम इंजन में बेटा कंबशन बाहर हो रहा है, ठीक है, कोयला जलाया जा रहा है, उससे स्टीम कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो स्टीम जा रहा है इंजन में, फिर वो हो रहा है पिस्टन वगैरह में जा रहा है। इंटरनल कंबशन मतलब आपका बाइक का सिस्टम है, जहाँ पे बेटा यहाँ से आपका फ्यूल एयर मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, ये फ्यूल आ रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है, फिर अंदर का कुछ मैकेनिज्म है, यहाँ से पिस्टन आ रहा है वैसा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से एक स्पार्क प्लग है, वो स्पार्क इग्नाइट हो रहा है, फिर वो पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, ये मैकेनिज्म। पूरा इंजन तो हम पढ़ने ही नहीं वाले क्योंकि कोई 6 महीने की बात है, हम खाली आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल सा आइडिया। अच्छा, इसमें कुछ वर्किंग सब्सटेंस लगता है, ऐसे तो इंजन चलेगा नहीं बेटा, क्या आपको देना पड़ेगा? फ्यूल लगेगा, बराबर। तो आप पेट्रोल यूज कर सकते हैं, और बोलो क्या यूज कर सकते हैं? डीजल, और क्या यूज कर सकते हैं? CNG, और क्या यूज कर सकते हैं? LPG, हाइड्रोजन फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, यस। गैसोलीन यूज कर सकते हैं, बराबर है। केरोसिन भी यूज कर सकते हैं, हाँ केरोसिन भी यूज कर, यस। कुछ लोग पानी वानी भी बना रहे, सिर्फ चला रहे, बराबर है, यस। हाँ वही हाइड्रोजन फ्यूल, वो सब उसको ब्रेकअप वेकअप करके केमिस्ट्री थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो ये सब है। तो हम लेकिन सबसे लेजेंड वाली चीज यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? आइडियल गैस, ना डीजल ना पेट्रोल, क्या यूज कर रहे हैं अपन? आइडियल गैस, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ओके, इतना आइडिया क्लियर हो गया इसका। अब इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम वो समझ लो। गर्ल्स बहुत बात हो रही है। चलो जरा समझो, तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हीट इंजन में हुआ क्या? हाई टेम्परेचर से कुछ हीट ली गई और बदले में क्या मिला अपने को बेटा? वर्क करके। लेकिन सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ हीट रिजेक्ट हो गई। हीट रिजेक्टेड कौन सी बेटा? Q2। हीट टेकन, सिस्टम ने कौन सी हीट ली? Q1। और क्या करके दिया सिस्टम ने? वर्क, W। अगर मैं आपसे एरो के हिसाब से पूछूं तो एंटरिंग द सिस्टम इज Q1 एंड एग्जिटिंग द सिस्टम क्या? एग्जिट करने वाली दो चीजें, कौन कौन सी? Q2 एंड W, बराबर। तो Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस W, अरे एरो डायग्राम के हिसाब से। तो फिर W क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, समझा? तो क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन W इज Q1 प्लस माइनस Q2। सर ऐसा माइनस प्लस माइनस क्यों लिखे? एक ही आप ही बताओ ना बेटा,
Q1 प्लस माइनस Q2 लिखने का रीजन ये है क्योंकि Q1 इज हीट गिवन टू द सिस्टम, साइन कन्वेंशन बोलता है हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड Q2 इज हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2। इतना समझ में आ गया? अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंसी। अच्छा यहां पे Q1 क्या था? वो था हीट सप्लाइड। Q2 को क्या बोल सकता हूं मैं? हीट रिजेक्टेड। ठीक, चलो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी सुना है आपने? बोलो क्या होता है एफिशिएंसी? यस यस, किसी ने बहुत सही बोला। एफिशिएंसी सर, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं बेटा? पहली बार देख रहे हो क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब जरा डेफिनेशन के हिसाब से याद करो, हमको आउटपुट में चाहिए क्या था? कि वो वर्क करके दे। वेरी गुड। और इनपुट पे हम क्या देने वाले थे उसको? हीट। तो ये हो गया हमारा वर्क और हम देने वाले थे उसको हीट। हीट जो हमने दी वो थी Q1 और हमने जो वर्क लिया वो था Q1 माइनस Q2 बराबर। तो अभी फाइनल फॉर्मूला कंप्लीट करो। बोलो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो 1 माइनस Q2 बाई Q1 चलेगा। और अगर मैं इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख दूं, कैसे लिखेंगे वो हम लोग कार्नोट साइकिल में देखेंगे। तो इट विल बिकम 1 माइनस T2 बाई T1। सिंपल। अच्छा सुनो, अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी 1 करनी है तो T2 और T1 कितना हो? T2 कितना हो जाना चाहिए? 0। अरे तभी तो 0 अपॉन T1 बराबर। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने या ऐसा T2 0 की जगह पे Q2 0 लिख दे रहा हूं। एक ही बात होगी ना कि सर अगर Q2 0 है मतलब एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब कोई भी हीट रिजेक्ट, सारी की सारी हीट ने क्या कर दिया? वर्क डन करके दे दिया। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, कुछ तो रिजेक्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो है वो आपका एक स्टेटमेंट आएगा, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विथ 100% एफिशिएंसी। तो कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। और अगर मुझे एफिशिएंसी 0 करनी है तो Q2 और Q1 को क्या कर दो? बराबर कर दो। सर वो कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ सेंस बनेगा ही नहीं ना। तो हीट आएगी कहाँ, जाएगी कहाँ? अरे हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर, ये ऑपोजिट है बेटा, ऑपोजिट टू हीट इंजन। हीट इंजन आपको वर्क डन करके देता है, इस पे हमको वर्क डन करना पड़ेगा। करेक्ट? काम क्या है इसका? डेफिनेशन मैं अगर लिख दूं इसका, तो यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। टू बी प्रिसाइज हम ये बोल सकते हैं कि ये डिवाइस है जो लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर भेजता है। ये समझना किधर से किधर भेजता है? लो से हाई। एक बात बताना मुझे बेटा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाई टू लो। तो लो टू हाई करने में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। देखो पानी ऊपर से नीचे आता है, ये तो आपको पता है ना भाई। नदी का पानी, गंगा नदी जो है वो ऊपर है हाई एरिया पे, तभी तो इधर आ रही है। बराबर है? सिंपल सा मैकेनिज्म है। और पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो पंप लगता है। पंप इज एक्सटर्नल डिवाइस। तो हम भी वही कह रहे हैं कि अगर हीट हमको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कराना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हो क्या रहा है, एसी चालू है। सर रेफ्रिजरेटर में एसी क्यों ला दिया? दोनों का काम सेम ही है, ठंडा ही करना है ना दोनों का काम। बस ये है कि रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी छोटी है, उसको बस उतने से एरिया में काम करना है, और एसी को पूरे से क्लासरूम में करना है। तो आपके बॉडी से इस वक्त क्या किया जा रहा है? हीट निकाला जा रहा है, तो आपको ठंडा किया जा रहा है। बट वो हीट निकाल के फेंका किधर जा रहा है? बाहर। टेक्निकली देखा जाए तो सराउंडिंग हाई पे है और आप किधर है? तो हीट शुड फ्लो फ्रॉम, हम क्या कर रहे हैं? तो फ्री में नहीं होने वाला।
क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें एक कंप्रेसर लगा हुआ है, एक आउटडोर यूनिट है जो एक्स्ट्रा हीट आपका निकाल के किधर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। अंडरस्टैंडिंग दैट आउटडोर यूनिट इज योर एक्सटर्नल पार्ट, करेक्ट है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम समझो। ये देखो हीट निकाला, फिर इसने कुछ वर्क किया और फिर वो हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, समझे। अब जरा इधर आओ, इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश करना जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। बेटा ये है आपका आउटडोर वाला पार्ट और ये है आपका इंडोर वाला पार्ट, ठीक है। इंडोर वाले पार्ट में बेटा आपने क्या रखा है, एप्पल रखा है ना, सब्जी रखी है, वो सब रखी है। आउटडोर वाला पार्ट, फ्रिज का अलग से आउटडोर यूनिट नहीं होता है, पीछे ही रहता है, क्योंकि फ्रिज जो हीट रिलीज करता है उसे पीछे की दीवार गर्म होती है बट पूरा घर गर्म। व्हाट इफ हम एसी का आउटडोर यूनिट अंदर रख दे तो देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भाई अगर हमने मान लो फ्रिज का दरवाजा खोल दिया गर्मी में, बराबर है, चलो भाई इसका दरवाजा खोल के सो जाते हैं तो ठंडा ठंडा लगेगा, मजा आएगा, 1 घंटा भाई दिन की नींद अच्छी हो जाएगी। यस, क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, पूरा घर गर्म हो जाएगा भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका कैपेसिटी था वो 300 लीटर का। आपने क्या बोला, चले काम कर मेरा घर पूरा ठंडा करके दे, मेरा पूरा किचन ठंडा करके दे, भाई उसको टेंशन होगी, आसान भाषा में उसकी फट गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वो और नहीं कर पाएगा, उसके कैपेसिटी के बाहर उसको करने का है, तो उसकी कैपेसिटी के बाहर आपने उसको बोल दिया तो एक्स्ट्रा वर्क करने लगा। एक्स्ट्रा वर्क करने की जगह पे भाई, कूलिंग करने की जगह पे क्या हो रहा है, पसीना छूट रहा है भाई उसको और गर्मी नहीं रिलीज कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग? सिंपल सा मैकेनिज्म है। अभी यहाँ पे आते हैं, तो ये आउटडोर यूनिट है, तो हमारा आउटडोर यूनिट जो है ऐसा अलग से सेपरेट नहीं है रेफ्रिजरेटर का। यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइस है बेटा वो है यहाँ पे कंप्रेसर, पहले ये समझ लो। और एक कंप्रेसर जो करेगा वो करेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? तो एडियाबैटिक कंप्रेशन से होता क्या है बेटा, नोट्स आप चेक करिएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन इज अकम्पनीड विद हीटिंग, मतलब आपका जो यूजुअली हम लोग बेटा गैस बोलते हैं उसको, बट महंगी उसमें बोला जाता है रेफ्रिजरेंट, है ना। अभी गर्मी आएगा तो ये बोला जाएगा ना भाई गैस खत्म हो गया, टेक्नीशियन ये बोलेगा गैस रिफिल करा लो, सर्विसिंग करा लो, एसी का गैस वो करा लो, बराबर। वो उसको बोलते क्या है, रेफ्रिजरेंट। तो अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट आते हैं, बराबर है, वो भी आपने पढ़ा रहेगा। फिर वो ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सब कहानी आपको मालूम। तो यहां से बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का जो है वो आपका निकल रहा है वेपर, बहुत हाई टेम्परेचर का। अब बताओ ये इतना हाई टेम्परेचर का यहाँ पे रिलीज कर देंगे आउटडोर में, क्या होगा भाई, किसी के भी कोई भी आगे से गया उसको जल गया, बोला अरे बाप रे इतना भाप आ रहा है, नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको थोड़ा सा यहाँ से पास करेंगे। दिख रहा है ये पाइप को जबरदस्ती ऐसा बनाया गया ताकि जब वो उससे पास हो तो हीट एक्सचेंज हो, बराबर। तो हीट एक्सचेंज होने के जैसे बेटा ये गैस जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेटा वो हो चुकी है हाई टेम्परेचर, अभी भी है, ये वेरी हाई पे था बट बन चुकी है हाई टेम्परेचर लिक्विड। गैस से लिक्विड होने जाने वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, गैस से लिक्विड होने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इस चीज का नाम है कंडेंसर, सिंपल। इस पे इसका नाम क्लियर है, कंप्रेसर। अब यहां पे आइए, इस चीज का नाम हमने दिया है थ्रॉटलिंग डिवाइस, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी लिखता हूं, एक्सपेंशन वाल्व। क्या नाम है इसका, सुनिए और समझिए अच्छे से। और ये करेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन,
तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज अकम्पनीड विथ कूलिंग, बहुत कूलिंग करेगा। तो बहुत कूलिंग की वजह से यहां पे आपको क्या मिलेगा, कूल्ड, लो टेम्परेचर, एकदम चिल्ड। कूल टेम्परेचर लिखने की जगह लो टेम्परेचर लिखता हूं, लो टेम्परेचर, बट प्रेशर अभी भी हाई रहेगा। नहीं, प्रेशर थोड़ा यहां एंट्री करते वक्त हाई था, यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। क्या बन चुका है बेटा, लिक्विड। अच्छा, अब ये आपके ना बेटा, आपने कभी देखा होगा फ्रीजर का, कभी सेक्शन देखो पीछे साइड आपको पाइप नजर भी आएंगे, तो यहां से हो जाएगा। अब आपने मार्केट से एप्पल लेके आए थे जो कि गर्म था, तो एप्पल से क्या किया उसने, हीट निकाला। तो हीट निकाला तो वो लिक्विड यहाँ पे आते आते क्या बन जाएगा, थोड़ा पेपर। अंडरस्टैंडिंग। इधर का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या लिखा है बेटा, इवेपोरेटर। मैकेनिज्म क्लियर है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। आपने देखा होगा आपके फ्रिज पे कभी कभी ऐसा जैसे ग्रिड लगा रहता है स्टील का, पेंट किया रहता है ब्लैक कलर का, वो हीट एक्सचेंज करने के लिए है। सेम चीज यहाँ पे भी रहता है, ठीक है, वो ग्रिड होता है। और कभी कभी यह प्रोसेस में आप देखो कि वहां पे फ्रॉस्टिंग भी हो जाती है। तो फ्रॉस्टिंग होती है तो उसके लिए अपन एक नीचे जो है वो एक एक्सटर्नल पाइप लगाते हैं। अरे भाई एसी में पाइप लगा रहता है, बराबर है। तो वो एक्स्ट्रा जो कंडेंस हो रहा है, जो निकल रहा है, वो भाई उसके पाइप से वो बाहर निकल जाता है। इसमें पहले पुराने वाले में ऐसा आता था कि वहां पे एक डब्बा रहता था जिसमें वो कनेक्ट होता था, एक बटन आता है, मतलब डीफ्रॉस्ट का, पुराने वाले को। तो बर्फ पूरा जो अपने फ्रीजर में जम जाता था वो पूरा मेल्ट हो जाता था, याद आ रहा है कुछ, फिर वो डब्बे में भर जाता था। अगर पुरानी एसी एकदम, उसको बाहर खाली करना पड़ता, तो वो मैकेनिज्म है। अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका इंडोर, ये आपका आउटडोर, सेम चीज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा एफिशिएंसी नहीं आता, इसमें आता है दूसरा वर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। काम भाई आउटपुट अपॉन इनपुट। बताइए बेटा आपको क्या चाहिए इससे कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या करे, हीट निकाले। तो हीट रिमूव्ड, बट उसके लिए आपको इनपुट में क्या करके देना पड़ा बेटा, वर्क करके देना पड़ा। अब जरा मुझे यहां से डायग्राम से बता दीजिएगा, अगर आप एरो को फॉलो करें तो दो एरो एंटर हो रहा है, कौन सा दो एंटर हो रहा है, Q2 और W, और कौन सा एग्जिट हो रहा है। तो Q2 प्लस W शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो W विल बी व्हाट, Q1 माइनस Q2। सेम वही बात होगी ना। तो वही लिख देता हूं, हीट रिमूव, निकालने वाला हीट Q2, वर्क डन का फॉर्मूला Q1 माइनस, तो ये हो गया हमको COP। COP को हम लोग इससे डिनोट करते हैं बेटा बीटा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्लियर है। इसका एक वीडियो भी है, देखना है क्या। हाँ, तुम लोग को तो बस टाइम पास के लिए तो तुम लोग तो बस रेडी हो, बिंदास सर लाओ। रिसर्च पर्पस। एयर कंडीशनर, क्या बोलते हो, रेफ्रिजरेटर हो गया तो एयर कंडीशनर बहुत इजी है, सेम एज रेफ्रिजरेटर। बट इसकी कैपेसिटी किस में मेजर होती है बेटा, टन। टन मतलब क्या, 1 टन, 1.5 टन, 2.5 टन, क्या ये टन, तो टन मतलब कितना होता है, 1000 किलो। 1000 किलो का एसी है नहीं। हाँ तो किस, क्यों कैपेसिटी 1000 में बोल रहे भाई, इसलिए बोल रहे बेटा, पहले जमाने में जो है ना वो कूलिंग जो है ना वो इसके जगह पे यूज करते थे बर्फ। तो अगर हम लोग 1 टन का एसी बोल रहे हैं, तो 1 टन बर्फ जो हीट लिबरेट करेगा ना बेटा, जब वो ठंडा कूलिंग करेगा, तो अगर मान लो ये 1 टन का एसी जो है भाई काम करे 24 घंटा, तो ये 1 टन बोलने का मतलब है कि 1 टन आपने क्या लिया बेटा,
और उसने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, और उसका और इसका कूलिंग इफेक्ट क्या है? सेम। तो अगर 1 टन बर्फ पिघलेगा और वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो वो उतना ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना क्या करेगा? 1 टन की एसी। इसीलिए इसको 1 टन बोलते हैं। कहानी क्लियर है भाई? 1 टन 1.5 टन। ओके, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये, ब्रिटिश यू नो एज यूजुअल, हर चीज पाउंड और ओज और फलाना ढमाका, ठीक है ठीक है। सेम कूलिंग इफेक्ट विल प्रोड्यूस, फॉर्मूला वगैरह सेम ही रहेगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट आता है हीट पंप। हीट पंप को बेसिकली आप हीटर बोल सकते हो। हीट पंप यहाँ पे तो नहीं लग रहा है अपने को, बट वेन यू गो टू कोल्ड एरियाज, बराबर यूपी चले जाए, बराबर मनाली चले जाए, शिमला चले जाए, तो शिवम कहीं गया क्या भाई? शिवम बिहारी, ओके, यूपी, ओके, ठीक है, फाइन, ओके। सो हीट पंप की बात हो रही थी। तो हीट पंप जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, दिल्ली वगैरह में भी लगता है ये भाई, 4 डिग्री 5 डिग्री जाता है उधर, तो वहाँ पे हीट पंप लगता है। तो क्या काम है डियर स्टूडेंट्स, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कितना गर्म करके दे? वो हीट रिमूव कर रहा था, ये कितना हीट बाहर फेंके। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी सेम ही है, बट खाली इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो उल्टा है। दिस इज रिवर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। रिवर्स भी नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर बोलना चाहिए, क्योंकि काम तो वही है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका देख लिया। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। जरा सुनिए, वहां पे आप हीट रिमूव करना चाह रहे थे, यहां पे आप हीट जितना गिवन है और वर्क डन अपॉन वर्क डन, सेम चीज। 100 मिल क्या है रे बाबा, हर चीज मस्ती में, हर चीज में ही हुआ लगा रहता है। क्या ज्यादा है? टॉपर है भाई, क्या ही कर सकते हैं। Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन T1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। अभी आप लोग को अल्फा बीटा और ईटा के बीच में रिलेशन डेवलप करना रहेगा। तो अल्फा बीटा का अलग से निकाल लो, ईटा और अल्फा का अलग से निकाल लो, समझ में आया? दो का रिलेशन एक साथ निकाल लेना। चलो फटाफट कॉपी कर लो। डन। क्या रिलेशन डेवलप हुआ आपका? कुछ डिराइव भी नहीं किए? हाँ, कुछ आया ईटा और बोलो। ये दो के बीच में रिलेशन निकाले, कोई दो, तीनों का निकाल दिया। चलो अपन पहले जो है ना ये ट्राई कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला बता दो बेटा। हमने ईटा का फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर, और हमने बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक। तो अभी अगर हम लोग इसको ऐसा कर ले तो बताओ, बोलो ये समझा? करेक्ट। अच्छा, सो कैन आई गो विद दिस? बच्चे नहीं समझा। अरे ये इधर गया, बीटा इधर आया, फिर वो उसको प्लस को इधर दे दिया। समझता है? तो यहां से आपको बचा 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। तो ये वैल्यू इधर पुट करो, बोलो 1 माइनस T2 बाई T1 विल बी व्हाट? उल्टा ना, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सॉल्व करो, क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ईटा और बीटा का रिलेशन आ गया आपको। ये क्या चल रहा है? मैथ समझता है, यहां से मैथ समझा के आपको एक बार फिर से देख लो, ये चीज उधर चली गई।
करेक्ट। और अगर आपको ये नहीं करना है, आपको और इजी करके दूं तो देखो T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब तो बोलो ये ठीक है। अब क्या यहां से T2 अपॉन T1 की जगह पे डायरेक्टली लिख सकते हो 1 माइनस ईटा? बोलो 1 माइनस ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। प्लीज फटाफट बोलिए। तो ये 1 माइनस ईटा इधर बचा, ये 1 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? ईटा। तो बीटा का ये फॉर्मूला बन गया। अब वही हमने डिराइव किया था बट थोड़ा वो अलग किया था। अब इसको ब्रेकअप कर लो, क्या हो जाएगा? तो बीटा प्लस 1 हो जाएगा बराबर। तो ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये एक फॉर्मूला बन सकता है। अच्छा, अल्फा और बीटा का तो डायरेक्ट रिलेशन डेवलप हो रहा है। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? T1 अपॉन T1 माइनस T2, बट बीटा का फॉर्मूला था T2 अपॉन T1 माइनस T2। मतलब अगर आप अल्फा माइनस बीटा करें तो आपको 1 आना चाहिए। चेक कर लो। सिंपल, ठीक है। ये सब याद कर लेना, कभी ना कभी काम आएगा। लेट्स स्टार्ट विथ कार्नोट साइकिल। नए पेज ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, देखो कार्नोट है, बोलने के लिए कार्नो बोलेंगे, टी साइलेंट है, फ्रेंच है ये। पहला लाइन बहुत अच्छा लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट डज हाइपोथेटिकल मींस? डजंट एग्जिस्ट बाबा, खाली थियरी है ये, ठीक है। वो देखो उनका बोर्ड पीछे है, जैन का चेहरा उनका बोर्ड है। अरे क्या कर रहे भाई आप? तो क्यों पढ़ रहे सर हम लोग? डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये साइकिल को हमने बनाया। एक मिनट, आई जस्ट गेटिंग फोन कॉल। जस्ट एक OTP आया इसलिए वो देना है। चलो, डिजाइन फॉर व्हाट बेटा? डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके बेटा, इसका जो एफिशिएंसी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कौन गिर रहा है भाई? तो सूखा पत्ते की तरह है बेटा। एफिशिएंसी अच्छा वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, जाहिर सी बात है। हाइपोथेटिकली इसलिए ना, अपने इंजन अलग अलग टाइप के ना, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, हर फ्यूल का अलग अलग एफिशिएंसी है। तभी तो अलग अलग टाइप का फ्यूल यूज किया जा रहा है, चेक करने के लिए कौन सा वाला ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है आपका पीवी कर्व समझा देता हूं। बेटा इसमें आप देख लीजिए, आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रहा, सब कर्व है बराबर। तो इसमें बेटा दो एडियाबैटिक है, दो आइसोथर्मल है, वो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। चलो पहले आप AB और BC में देख लो किसका ज्यादा स्लोप स्टीप है, बोलो। चलो BC ज्यादा स्टीप है तो BC एडियाबैटिक हो गया, ये हो गया आपका आइसोथर्मल। इसको हम बोल रहे हैं बेटा A to B। जरा बताइए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? अरे भाई दिख रहा है भाई, ये वॉल्यूम वाला कर्व है,
इंक्रीज, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको एक्सपेंशन। अच्छा B2C क्या हो रहा है, अगेन यू कैन सी वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक एडियाबैटिक एक आइसोथर्मल हो गया। अब बताओ CD कौन सा होगा फिर आपका, CD, इस पे वॉल्यूम बेटा कम हो रही है, तो इधर कौन सा वर्ड आएगा, कंप्रेशन, और ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब लास्ट बता दो क्या बचा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडी। इज दिस क्लियर? सबकी वॉल्यूम अलग अलग, ये हो गया आपका VA, ये हो गया आपका VD, ये हो गया आपका VB, और ये हो गया आपका VC। ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन, ये आइसोथर्मल लाइन है, तो इस लाइन पे क्या सेम रहेगा बेटा, तो टेम्परेचर T1 ले लिया, इसका मतलब टेम्परेचर A का और B का दोनों मिला, दोनों है कितना, T1। दिख रहा है आपको पिंक कलर बेटा, ये लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल है, तो C का टेम्परेचर, D का टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया है, T2। अब थोड़ा वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आप लोग आ जाइए बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस पे। AB पे आइए, क्या हो गया, चार्जिंग डन। AB प्रोसेस पे आइसोथर्मल पे आइए बेटा, वर्क डन निकालता हूँ। लेट्स से हमने वर्क डन लिख रहा हूँ WAB, Q1। सर वर्क डन को हीट से क्यों ले लिया, अरे आइसोथर्मल में इंटरनल चेंज नहीं होता, तो WAB विल बी इक्वल टू Q1। फॉर्मूला याद है, nRT log ऑफ, है ना, फाइनल वॉल्यूम अपॉन, फाइनल वॉल्यूम बेटा B है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, तो VB अपॉन V है, और टेम्परेचर उस पूरे लाइन का क्या बोल दिया हमने स्वयं, T1। सो रहा था, जगा दिया मैंने, सॉरी। CD की बात कर लो, तो वर्क डन CD will be equal to Q2, that will be nRT2 log to the base E VD upon VC बराबर फाइनल अपॉन इनिशियल। इतना ठीक है, ये हमने आइसोथर्मल के लिए कर लिया। अब आ जाओ एडियाबैटिक प्रोसेस पे। BC एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो VB क्या बच्चों आपको ये समझा, इज दिस क्लियर, बोलो। अच्छा, TB का टेम्परेचर लिख दो T1 और TC का लिख दो T2। यहां से बच्चों आप लोग मुझे ना T2 बाई T1 निकाल के बताओ कितना आएगा, T2 बाई T1 रीअरेंज कर दो, बोलो VB अपॉन VC रेज़ टू क्या हो -1। तो ये तो BC की बात हो रही थी, DA पे तो एडियाबैटिक है, तो उसके लिए भी ये इक्वेशन लगेगी। किसी को इक्वेशन में तो डाउट नहीं है, पढ़ चुके हैं हम भाई। बेटा D का जो टेम्परेचर है वो क्या लेके रखा हमने, T2, VD रेज़ टू क्या हो -1, और TA का टेम्परेचर हमने क्या लेकर रखा है, TA। यहां से T2 बाई T1 बनाइए, क्या आ रहा है, VA बाई VD रेज़ टू क्या हो -1। बोलो ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं, इसको 4 बोल रहा हूं, आप 3 और 4 को तो कंपेयर करें। बोलो क्या बात समझ में आ रहा है आपको 3 और 4 कंपेयर करने से, कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, म्हणजे क्या है, राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो अगर कंपेयर करूंगा तो दोनों को कंपेयर करने के बाद VB अपॉन VC शुड बी इक्वल टू VA अपॉन VD, या यहूं को VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD, करेक्ट। अच्छा, अब अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करें, तो क्या आना चाहिए, Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू nRT1 log to the base E VB अपॉन VA
nRT2 log टू द बेस e Vd अपॉन Vc, बोलो इतना समझेगा। अच्छा nr T1 T2 बचा अपने पास। अब थोड़ा सा कैच है, बोलो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, अरे बोलो, है ना, तो माइनस आ गया। अच्छा Vb अपॉन Va और Vc अपॉन Vd तो इक्वल है ना इक्वेशन नंबर 5 के हिसाब से, तो अगर वो इक्वल है तो ये पूरी चीज कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, T1 अपॉन T2, माइनस आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मॉड ले लेता हूँ, या चलो माइनस ले भी लिया तो समझाने के लिए। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि Q1 अपॉन Q2 का मॉड मुझे क्या देने वाला है। अब आपको याद है हम लोग डायरेक्ट एफिशिएंसी में कैसा शिफ्ट करते थे, Q को हम लोग T बना देते थे, तो वो पूरा इतना बड़ा कहानी से आता है चीज। कार्नो इंजन, बोलो एफिशिएंसी क्या आएगी इसकी, Q1 अपॉन वर्क डन था ना, वर्क डन अपॉन Q1, तो वर्क डन अपन ने किया था Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो विच वाज 1 माइनस Q2 बाई Q1। क्या अब हम आराम से कह सकते हैं कि Q2 अपॉन Q1 की जगह पे हम आराम से लिख दें T2 अपॉन T1। पहले तो ऐसे ही लिख दिया था कि हीट को टेम्परेचर के टर्म से लिख दिया था, अब यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया हमने, ठीक। ये हो गया कार्नो इंजन। वैसे ही क्या आ जाएगा बेटा, कार्नो रेफ्रिजरेटर, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं, सेम ही कहानी, सिंपल। यहां पे कार्नो थ्योरम आएगा, HSC पार्ट है वो, बराबर। तो HSC में क्या बोल रहे, कार्नो थ्योरम, ये बोल रहे कि भाई इससे ज्यादा एफिशिएंट कोई नहीं है, ठीक है भाई, तुमने खुद ही बनाया, हाइपोथेटिकल है तो बोल भी लो। दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई इसका वर्किंग सब्सटेंस पे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आता है बेटा कौन सा साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल। चिन्मय रेडी रहना बेटा, तेरे से सवाल आने वाला है। सौमिल और चिन्मय, अपने दोनों बच्चे रेडी रहे। सौमिल पहले बताओ AB प्रोसेस कौन सा नजर आ रहा है आपको। वेरी गुड, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ओके। चिन्मय BC प्रोसेस कौन सा नजर आ रहा है आपको, एडियाबैटिक। ए देवा, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, कर्व नहीं। बोलो आइसोकोरिक, चलो थैंक गॉड। आइसोकोरिक पर प्रेशर कम हो रहा है, इसके टेम्परेचर भी कम हो रहा है, इसलिए आइसोकोरिक कूलिंग बोलना पड़ जाएगा, है ना, प्रेशर कम हो रहा है। अभी रिटर्न जा रहे हैं अली, हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, तो ये वाले प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोबैरिक। वेरी नाइस बेटा, क्या करूं मैं इसका भाई, तेरे को ना बेटा कचरा सेट भी नहीं लेगा, समझा। यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर पे, आइसोकोरिक हीटिंग। तो दो जगह से आपने हीट इनपुट दी, ये हीट गिवन है, Q गिवन, यहां पे भी आपने Q गिवन है सिस्टम को, और यहां से आपका हीट क्या हो गया, ये तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, ये हो गया आपका Q रिमूव्ड, ये भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ये रिमूव्ड हो गया आपका। सर Q रिमूव्ड हो गया, वो बताओ, कूलिंग और कंप्रेशन ना, तो वहां पे निकल रहा है हीट और यहाँ पे हीट गिवन है, बराबर। अब इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, AB क्या है, BC क्या है, फलाना धमाका। तो AB, BC, CD और DA क्या है वो सब मेंशन कर सकते हो। जैसे AB आपने खुद बोला आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, तो वो आप मेंशन कर देना, फटाफट लिख लो।
स्टार्ट। डन, आगे बढ़े। क्या है रे, क्या नाम है इसका? मालगुड़ी, मालगुड़े। ए बेंच हटाओ, बेंच पीछे ले, जल्दी ले जल्दी ले। व्हाट इज योर नेम बेटा? दूरवा, दूरवा ना, दूरवांग। अच्छा, दूरवांग मालगुड़े, बाल, ब ब ब बालगुड़े, अब सीधा हो जा भाई, अब सीधा हो जा। इतना पानी क्या पिया तू? 2 गिलास पिया रहेगा मैक्सिमम, उससे कुछ फायदा नहीं। उससे अच्छा तो एनर्जल पी ले, इलेक्ट्रॉल डाल दो, तो फिर तेरा बैलेंस है। बीपी ना लो हो जाता है, मतलब सॉल्ट कम बॉडी में। एक एनर्जल छोटा सा, और उसके बाद पानी। 1 गिलास पानी भी पिया तो भी सफिशिएंट है। उतना मत पी, उससे क्या होगा, उससे बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पीने बल्कि उल्टा खा ले अच्छे से। क्यों? वेट लॉस करना है? ऐसा मत करो, बैलेंस करो। इफ्तार के बाद तुरंत खाना खाओ, सुबह सहरी करो, दूध पियो, अंडा खाओ। स्ट्रेट लाइन है भाई, वो कर्व है, वो कर्व है आइसोथर्मल वाला। हाँ, सौमेल हो गया तो अभी डिस्टर्ब करेगा तू। हो चुका कॉल लिया पीटीएम? रोशन सर, किशन सर। अच्छा अच्छा, हाँ, आप लोग को मैथ्स किशन सर पढ़ाते हैं? ओके, केमिस्ट्री? अच्छा, दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। विवेक सर क्या पढ़ाते हैं? ऑर्गेनिक। डन। क्यों रे, पढ़ता क्यों नहीं तू अली? पढ़ता क्यों नहीं? इरेगुलर क्यों लेक्चर में? रोजा है?
बोलिए बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, वो बोलता है भाई कि हम लोग हीट से वर्क कर सकते हैं बट पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हीट क्या होगा, लॉस होगा। तो ही सेज दैट हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स cannot be completely converted into work. समझा? That is, it is impossible. To make a machine with कितना efficiency? 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी का मशीन बनाना ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट रो रिजेक्ट होगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि भाई आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट भेज नहीं सकते जब तक आप क्या ना करें, एक्सटर्नल वर्क ना करें। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क के बगैर आपका हीट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, बेटा आपने फ्री एक्सपेंशन पढ़ लिया है ना? अरे बोलो, तो इसलिए मैं फ्री एक्सपेंशन आपको पढ़ाया नहीं हूं, बट आपको पता है ना फ्री एक्सपेंशन में सब चीज जीरो है। इसमें से लास्ट टाइम किया था हमने, 2 डीपीपीस किया था। फिर मूव अहेड, अपने पास अभी 15 मिनट है तो अपन एक लास्ट डीपीपी करते हैं, डीपीपी 3। क्वेश्चंस भी है ऐसे करने के लिए, लेकिन डीपीपी विल गिव यू द बेस। ओके, स्टार्ट करें भाई। ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट डिस्कशन रिलेटेड टू क्वेश्चन 3। जरा आइए क्वेश्चन 3 पे। ओके, फॉर द प्रोसेस शोन इन बिलो द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज 30 किलोजूल पर साइकिल। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर। तो हमने हीट जो सप्लाई किया वो पता है क्या? सबसे पहले वर्क निकाल के दे दो ना, आई थिंक ओरली पहले कर लो वर्क डन। इसका दिख रहा है कि जूम और करूं? बोलो, इसका वर्क डन बेटा आपको एरिया अंडर कर्व से मिल जाएगा, फटाफट बता दो कितना नजर आएगा एरिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। बेस कितना है बेटा आपका? 4, और हाइट कितना है आपका? 6 बराबर। तो आंसर 12 आना चाहिए, तो वर्क डन आएगा 12। बट ये देखो किलो पास्कल है, तो हम किलो जूल लिख देंगे, करेक्ट। अपने को बोला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड बराबर। कितना वर्क डन है अपना बेटा? 12। हीट सप्लाइड कितना है अपना? 30। 12 अपॉन 30 कितना हो रहा है? 4/10, 40%। सिंपल। ओके, और कोई डिटेल करना भी नहीं है, चलो इसमें थोड़ा प्रोसेस को आइडेंटिफाई अगर कर लूँ मैं, तो ये प्रोसेस कौन सा है बेटा आपका? नहीं, गैस भी नहीं दिया ना, कौन सा? मोनो डाई। ठीक है,
ये आइसोबैरिक है ना, खाली अगर मैं इसका आपसे वर्क डन पूछूं तो इट शुड भी, नहीं बोला ही नहीं गया, ऐसे नहीं दिया, छोड़ जाने दो, इतना काफ़ी है। थर्ड डीपीपी। इधर मुझे खाली ये मॉड्यूल पे इतना टेंशन रहता है कि मॉड्यूल में हर आंसर लगभग गलत रहता है। हाँ, इसका आंसर बोल दो यार, फोर्थ वाला। तो थ्योरी है वो तो। A reversible process can never be attained in real world. Irreversible engine have higher efficiency than the reversible engine. Okay. Efficiency of Carnot engine is always 1. I don't think this is correct. बराबर। ये तो गया। Irreversible engine is higher efficiency than reversible engine. ये भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट या ये भी नहीं है इररिवर्सिबल, सेकेंड। ये फटाफट कर सकते हो, बोलो। हीट रिजर्वायर ऑफ आइडियल काइनेस एट 800 के। बेटा क्या नाम बोल सकते हो? इसको T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट टेकन इन इट 1 सेकेंड टू प्रोड्यूस यूजफुल मैकेनिकल वर्क ऑफ 750। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओरली कर लेना। T2 कितना लेंगे? 400। T1 कितना लेंगे? 800। 4 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? हाफ। 1 माइनस हाफ। तो अपने को एफिशिएंसी आ गया हाफ या 50% बोल दो। और ये एफिशिएंसी किसके बराबर होना चाहिए? वर्क डन अपॉन क्यू इनपुट, है ना, क्यू हीट। अब बताओ अपने को कितना वर्क करना है? 750। तो वर्क की जगह पे 750 लिखेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, तो 1500 आंसर हो जाएगा क्यू इनपुट। ओके, उसके बाद ये तुम लोग के लिए हो गया। बोलो ये तुम लोग बताओ। फॉर्मूला क्या था एफिशिएंसी का? 1 माइनस T2 अपॉन T1 करके देखो। T2 अपॉन T1 80 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? बोलो 80 अपॉन 100 4/5। 1 माइनस 4/5 विल बी 1/5। तो ये अपने को 20% दे रहे। बोलो अच्छा 40 और 20 आई थिंक 50 देगा, क्योंकि अभी ये किया ना 800 और 40, तो 50% हो गया। 60 और 40, 1 माइनस 40 अपॉन 60, 1 माइनस 2/3 तो कितना होगा? 1/3। अरे बोलो 33%। और 120 और 100 तो 1 माइनस 100 अपॉन 120 5/6। 1 माइनस 5/6 इज 1/6, 16%। आंसर ये होना चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये तो तुम आंसर कर ही दोगे। बराबर। ओके, 8th क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अब हम लोग को करना चाहिए, सेम हो जाएगा। 8th और 5th सेम हो जाएगा। 7th वाले पे काम कर लो जल्दी जल्दी। कौन सा नहीं है? A Carnot engine whose sink मतलब lower temperature T2 has an efficiency 40% by how much? अच्छा एक सिंक और सोर्स समझाते हैं। सिंक मतलब जो लो टेम्परेचर पे है, सोर्स मतलब जो हाई टेम्परेचर। हाउ मच टेम्परेचर सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज सो दैट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। थोड़ा आराम से करते हैं। अगर ये T2 300 है तो सबसे पहले T1 निकाल लेते हैं। 40% एफिशिएंसी मतलब 40 अपॉन 100 विच इज 2/5 बराबर। तो डायरेक्ट लिखो 2/5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। बट T2 के जगह पे क्या लिखना है? 300। जगह का इशू। तो 2/5 इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन T1 बराबर ना। अब इसको ओरली करना है बेटा। ये इधर जाएगा 1 माइनस 2/5 विल बिकम व्हाट? 3/5 और वो 300 है, तो 300 और 3 का कैंसिल हो गया 100 और फिर वो T1 उधर चला गया। तो 100 बाय कितना आ रहा है बोलो?
ये 300 उधर चला गया, 1 माइनस 2/5 3/5, और यहाँ पे 300 है, 500 होना चाहिए। अरे भाई समझता है क्या? तो T1 आपको कितना आ गया बेटा? 500। इतना क्लियर है? ये पहले स्टेटमेंट पे काम किया अभी तक। बाय हाउ मच द सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 60%। अभी 60 करना है, 60 को बोलो कितना लिखेंगे? 60/100 3/5, तो 3/5 इक्वल टू 1 माइनस सोर्स को चेंज करना है, T2 को चेंज नहीं करना है। T2 अभी भी कितना रहेगा? 300। तो T1 अभी निकाल के दो, कितना आएगा? 2/5 इक्वल टू 300/T1, तो T1 विल बी इक्वल टू 750 हो रहा है। हाँ भाई कर लो, बराबर। तो 750, तो पहले कितना आया था? 500, अभी कितना आया? 750। तो ऑप्शन बताओ क्या करने का? डिक्रीज तो नहीं है, इंक्रीज बाय 2, बराबर। फर्स्ट सेकंड आपका होमवर्क हो जाएगा 6 ये सब टाइम पास है। फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, the amount of heat required to raise the temperature of a diatomic gas by 1 degree Celsius constant is QP, but QP को हम लोग लिख सकते हैं NCP dt, है ना, and constant volume is QV, तो QV will be equal to NCV dt. The amount of heat which flows as internal energy of the two gas and the amount of heat which goes as internal energy of the gas in the two cases is nearly. Okay, कितना इंटरनल एनर्जी में जा रहा है? तो आइसोबैरिक में इंटरनल एनर्जी जाएगा NCV dt, बट इसमें तो सेम ही जाएगा, तो इसमें इट विल बी QV ओनली। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये दो पे ही काम करना है। आई थिंक ये ऑप्शन फाइनल है। सर ये क्या कर रहे हो, कुछ समझा नहीं भाई। एक बात बताओ, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कितना होता है? 0। तो जो DQ है वही क्या रहेगा? DU। अब उन्होंने DQ को QV बोला है, तो DVU भी क्या रहेगा? QV। तो लास्ट ऑप्शन QV कौन सा था? ये था और ये था। तो मैंने ये वाला क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे QP डायरेक्टली बोल रहा था, बट यहाँ पे ये NCP dt है, तो ये क्या है? NCP dt, तो सेम तो नहीं रहने वाला। तूने तो बैग पैक कर दिया रे बेशरम।